हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर इंद्रजीत यादव। आज हम लोग रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ बातें करते हैं, है ना। तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आज हम लोग, चूंकि हम लोग एज ए क्रैश बैच की तरह फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आज हम पूरा रिवीजन एक लेक्चर में रेस्पायरेटरी सिस्टम का कराते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, डाइजेस्टिव सिस्टम से लगभग 3 क्वेश्चन बनते थे, रेस्पायरेटरी सिस्टम से 2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस पे हमें ध्यान देना है। और मैं जो क्वेश्चन बताऊं या जो चीजें बताऊं 100% वो क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले रेस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हम लोग किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें याद होना चाहिए कि जो रेस्पायरेशन होता है वो 2 टाइप होता है। एक होता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन, एक कौन सा होता है, एक तो होता है एनएरोबिक और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पायरेशन। एक तो हो गया एनएरोबिक और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पायरेशन। एक एनएरोबिक हो गया और दूसरा क्या हो गया, एरोबिक। देखो एनएरोबिक रेस्पायरेशन, एन का मतलब होता है अब्सेंट होना, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो हो रहा है उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन। इसके 2 एग्जाम्पल हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन के। 2 एग्जाम्पल, एक तो होता है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का बनना, किस चीज का बनना, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का कहां पे बनना, मसल्स में। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का मसल्स में बनना। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग नॉर्मल चलते फिरते हैं, अचानक से हमें दौड़ा दिया जाए, कुछ ज्यादा काम करना पड़े, तो देखते हैं हमारे हाथों पैरों में दर्द होने लगता है। दर्द होने का कारण क्या है, ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन नहीं होता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। बाकी लैक्टिक एसिड को वापस से ग्लाइकोजन बदला जाता है, कोरी साइकिल कहलाती, वो मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बता दूंगा या मस्कुलर सिस्टम में बता दूंगा, या डाइजेस्टिव सिस्टम में तो मैंने बताना भूल गया था। नॉर्मल से लीवर के बारे में 1-2 पॉइंट बताए थे मैंने, ठीक है ना। फिलहाल मैंने क्या बोला, एनएरोबिक रेस्पायरेशन के 2 एग्जाम्पल है। एक तो मसल्स में लैक्टिक एसिड का बनना और दूसरा होता है इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन। किसमें, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन किसमें, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन ईस्ट सेल में। ईस्ट की सेल में इथाइल अल्कोहल का बनना और मसल्स में लैक्टिक एसिड का बनना एक ऐसा है, ये आपका एनएरोबिक रेस्पायरेशन का एग्जाम्पल, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। दूसरी बात है एरोबिक रेस्पायरेशन, ध्यान देना, ये पीएमटी में आ चुका है। लैक्टिक एसिड का बनना किस तरीके का रेस्पायरेशन है, आप आंसर दो कि एनएरोबिक रेस्पायरेशन है। बात आता है एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो होती है इसका कंप्लीट कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये CO2 H2O प्लस एनर्जी में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, CO2 H2O प्लस एनर्जी में ये ब्रेक हो जाता है। तो हमें याद रखना है रेस्पायरेशन कितने टाइप का हो गया, रेस्पायरेशन 2 टाइप का हो गया। एक हो गया एनएरोबिक और दूसरा क्या हो गया, एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। हाँ, आप लोग इसके अलावा रेस्पायरेटरी ऑर्गन जरूर देख लेना, उस पर क्वेश्चन आने का चांस रहता है, किस एनिमल का कौन सा रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। जैसे नॉर्मल हम लोगों के पास लंग्स है, जैसे हम लोग रेस्पायरेटरी ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग नॉर्मल रेस्पायरेटरी ऑर्गन देखें कुछ इंपॉर्टेंट, तो एक तो आपको बुक लंग्स याद होना चाहिए, स्पाइडर और स्कॉर्पियन, बाकी सब आप देख लेना, फाइलम पॉरीफेरा से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक किसमें क्या होगा, जैसे पॉरीफेरम बॉडी से हो रहा है, किसमें किससे हो रहा है, ये पूरा आप देख लेना। मैं एक डिस्कस नहीं करूंगा। आप जैसे फाइलम पॉरीफेरम नॉर्मल ऑर्गन ही नहीं बने थे तो बॉडी की सरफेस से हो गया, टीनोफोरा में भी ऐसे ही हो गया। उसके बाद प्लेटी एल्मिंथीज में एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, एस के एल्मिंथीज में एनएरोबिक, ऐसे आपको सबका देख लेना है। पर इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट जैसे पूछा जाता है आपका, इसके केस में आपका बुक लंग्स बहुत बार पूछा गया, जैसे बुक गिल्स लिमुलस का होता है। बुक लंग्स जो होते हैं वो आपके स्कॉर्पियन और स्पाइडर के होते हैं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, स्पाइडरमैन मूवी आई थी, स्कॉर्पियन किंग मूवी आई थी, तो उसके बेस पे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अगर बात करते हैं कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स का देखें, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का देखें, तो फिश तो गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन करती। पानी में जितने भी एनिमल्स रहते हैं मोस्टली एनिमल्स का गिल्स ही होता है, याद रखना, मोस्ट, चाहे वो रेप्टाइल्स, एक्वाटिक रेप्टाइल्स हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सॉरी इंसेक्ट हो, इंसेक्ट होते हैं एक्वाटिक या जो भी है, उन सब का क्या होता है, गिल्स होते हैं। इसके बाद एम्फीबिया में देखें, एम्फीबिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो एम्फीबिया में टेडपोल होता है, तो टेडपोल गिल्स से करता है। इसके अलावा फ्रॉग जो होते हैं बक्कल कैविटी से करते हैं, उसको बक्कोफेरेंजियल रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल। इसके अलावा अगर देखा जाए स्किन से रेस्पायरेशन करता है, स्किन के रेस्पायरेशन को क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटेन। मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोग
देखते सुनते चलना क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, उसके लंग्स से जो होता है उसको पल्मोनरी रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पायरेशन बोलते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये किससे करते हैं? ये लंग से रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको रेस्पायरेशन क्लियर हो गया कौन किस तरीके से करता है। फिश गिल्स से, एम्फीबिया गिल्स से, बक्कल कैविटी, स्किन और लंग से। तो याद रखना, फ्रॉग आपने देखा होगा, फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड होता है तो ये क्या करता है? सर्दियों में भी सोता है और गर्मियों में भी सोता है, ठीक है ना। उस समय स्किन से रेस्पायरेशन करता है। तो स्किन से, हाँ एक चीज और याद रखना, जब सर्दियों में सोता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन, और गर्मियों में जब ये सो रहा होता है जमीन के अंदर तो इसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। आप लोग ऐसे याद कर लेना, कब हाइबरनेशन होता है, कब एस्टिवेशन होता है। इसको आप कैसे पहचानोगे? तो आप ऐसे पहचानोगे, H फॉर हीटर, हीटर कब चलता है? सर्दियों में। तो हाइबरनेशन कब होता है? सर्दियों में। A फॉर AC, A फॉर एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कब होगा? गर्मियों में, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग रेस्पायरेशन के स्टेप डिस्कस करेंगे कि रेस्पायरेशन के कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो रेस्पायरेशन के टोटल 5 स्टेप होते हैं, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस और सेलुलर रेस्पायरेशन, इसके अलावा उसका आना जाना, ठीक है ना। तो टोटल NCERT बोलती है 5 स्टेप, मगर मैं 4 स्टेप में समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले मैंने ब्रीदिंग डिस्कस किया, ठीक है। रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कितने स्टेप की होती है? 5 स्टेप की होती है, ठीक है। तो मैंने पहला, ब्रीदिंग का क्या मतलब है? नॉर्मली ऑक्सीजन जा रही है अंदर, और नॉर्मली क्या हो रहा है? नॉर्मली अगर ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का बाहर होना, किस चीज का बाहर होना? CO2 का बाहर होना क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग कहलाएगा। नॉर्मली ऑक्सीजन अंदर जा रही, CO2 बाहर हो रही, इसको क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब लंग्स के द्वारा होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस किसके द्वारा होगा? इसमें भी ऑक्सीजन अंदर जा रही और CO2 लंग्स क्या करता है? लंग्स के द्वारा होता है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ। ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इस तीसरा होता है, अगर हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा? ट्रांसपोर्ट में भी क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर होगी। ये कौन कराता है? ब्लड कराता है, ठीक है ना। उसके अलावा सेलुलर रेस्पायरेशन कौन कराता है? तो सेलुलर रेस्पायरेशन की अगर हम लोग बात करें तो सेलुलर रेस्पायरेशन हमारी सेल्स में हो गया। सेल्स में क्या होगा? जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन पहुंचेगी और ये ऑक्सीजन किसमें तोड़ देगी? CO2 H2O प्लस एनर्जी में तोड़ देगी। ये एनर्जी यूज हो जाएगी, CO2 बाहर हो जाएगी। कुल मिला के ये मैंने ब्रीदिंग के स्टेप बताए। ब्रीदिंग के टोटल 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको? ब्रीदिंग के कितने स्टेप होते हैं बेटा? 5 स्टेप होते हैं। आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई है? ओके, इतनी बार डिस्कस हो गया। अभी तक हम लोग डिस्कस किए ये स्टेप हम लोग डिस्कस कर लिए। ब्रीदिंग के कौन कौन से स्टेप हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर हम लोग ध्यान दें इसमें, जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन आता है, पहले हम लोग वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इन चारों स्टेप को या रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में जानेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ से कहाँ तक होता है? अगर देखा जाए नोज से लेके कहाँ तक हो गया? आपके लंग्स तक हो गया। तो इसमें ध्यान देना, सबसे पहले नोज आ गई। नोज की बाहरी ओपनिंग क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है। फिर नेजल कैविटी हो गई, फिर नेजल कैविटी इंटरनल नॉस्ट्रल हो गया। उसके बाद क्या है? भगवान जी ने हमारी गर्दन में 2 पाइप डाले। एक डाला है, मैंने डाइजेशन में बताया था, एक डाला है सांस वाला पाइप जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। उसके अलावा पीछे वाला जो पाइप है वो आपका क्या है? वो आपका कहलाता है ईसोफेगस। तो अगर हम लोग बात करें, ये गर्दन हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पाइप भगवान जी ने डाला जिसका नाम क्या है? आगे की तरफ ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ट्रैकिया इस तरीके से होता है, ओके। तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लोटिस। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। और इसको ये जो कवर है, इसको कवरिंग है, इसको क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिस। ग्लोटिस और ये क्या हो गया? एपिग्लोटिस हो गया, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने क्या कहा? मैंने आपको बोला कि रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या हो रहा है? आपका नोज से लेके लंग्स तक जा रहा है। तो नोज से लेके लंग्स तक जा रहा है, तो ध्यान देना कि मैंने क्या बोला? ये आपका हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या हो गया? ट्रैकिया की ओपनिंग को, ये PMT में क्वेश्चन बना, ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। उसकी कवरिंग क्या है? एपिग्लोटिस। से आप समझ जाओगे। अब ये बनता क्या है? एक्चुअली एक चीज याद रखना, ट्रैकिया अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। तो ट्रैकिया में अगर हम लोग देखें, इंपॉर्टेंट चीज,
कि ट्रैकिया बनता किन किन चीजों से है। तो ट्रैकिया के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स अपने आप में क्या है, साउंड बॉक्स है। लैरिंग्स क्या है हम लोगों का, साउंड बॉक्स है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होता है, लैरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स अगर देखा जाए तो हमारा जो लैरिंग्स है वो 4 टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बना है। कितने टाइप के कार्टिलेज से मिलकर, 4 टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बना है। एक तो होता है थायराइड, एक तो थायराइड कार्टिलेज होता है, ये सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है, इसकी संख्या 1 होती है। एक होता है क्रिकोइड, एक होता है, इसकी भी संख्या 1 होती है। इसके अलावा एक होता है एरिटिनोइड, कौन सा हो जाएगा, एरिटिनोइड, इसकी संख्या 2 होती है। और इसके अलावा एक कार्टिलेज होता है एपिग्लोटिस, कौन सा कार्टिलेज होता है, एपिग्लोटिस होता है, इसकी संख्या कितनी होती है। तो टोटल हम लोग में 4 टाइप के कार्टिलेज होते हैं जो लैरिंग्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लैरिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया का जो ऊपर का पार्ट है वो लैरिंग्स कहलाता है। और लैरिंग्स एंटीरियर, क्वेश्चन पूछा जाए लैरिंग्स की पोजीशन क्या होती है, आप कहोगे एंटीरियर साइड ऑफ ट्रैकिया। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हम लोग में क्या होता है, लैरिंग्स होता है। जबकि बर्ड्स के केस में क्या होता है, सैरिंग्स। बर्ड्स में ट्रैकिया के पोस्टीरियर साइड में होता है साउंड, मैंने क्या बोला, हम लोग में क्या होता है, लैरिंग्स होता है। बर्ड्स में क्या होता है, सैरिंग्स होता है। तो थायराइड, क्रिकोइड, एरिटिनोइड और एपिग्लोटिस, 4 टाइप के कार्टिलेज हम लोग में होते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 2 कार्टिलेज और होते हैं, एक होता है क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, और एक होता है, इसकी भी संख्या 2 होती है, और एक होता है कॉर्निकुलेट। कौन सा होता है, कॉर्निकुलेट। तो इस तरीके से देखा जाए टोटल अगर देखा जाए बच्चों के केस में, जो बच्चों की मतलब है माँ के पेट में जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बच्चा है उसमें क्या होता है, 9 टाइप के, टोटल 9 हो जा रही है संख्या। जबकि हम लोग में कितनी हो रही है, 5 है ना। होते कितने, 4 टाइप, उनमें कितना हो जाएगा, 6 टाइप। तो इस तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए कि कितना कहां पे क्या है, ठीक है ना। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखें कि मैंने बोला कि जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के द्वारा साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो लैरिंग्स के द्वारा जो साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, एक्चुअली साउंड का जो प्रोडक्शन होता है हमेशा एक्सपायरेशन, क्वेश्चन पूछा जाए साउंड का प्रोडक्शन कब होता है, एक्सपायरेशन के टाइम पे कि इंस्पायरेशन के टाइम पे, आप आंसर दोगे साउंड का जो प्रोडक्शन है वो एक्सपायरेशन के टाइम पे होता है। देखो आप खुद से फील कर सकते हो, सांस अंदर सांस खींचो, क्या आप बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे, पर आप बाहर सांस निकालो तो आप बोल सकते हो। तो साउंड का प्रोडक्शन हमेशा कब होता है, एक्सपायरेशन के टाइम पे होता है, इंस्पायरेशन के टाइम पे नहीं होता है। दूसरी बात ये आती है, हम लोगों में जो वोकल कार्ड होते हैं, जो आवाज के प्रोडक्शन, वोकल कार्ड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। वोकल कार्ड पे क्वेश्चन बनते हैं, वोकल कार्ड कितने टाइप, आपको मालूम है कि एक्सपायरेशन होगा, क्या होगा, एयर जब बाहर जाएगी एक्सपायरेशन होगा तभी आवाज का प्रोडक्शन होता। कैसे होता है ये चीज जानिए। मैंने आपको कहा कि जो आपका वोकल कार्ड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका, अगर हम लोग वोकल कार्ड्स की बात करें तो एक तो वोकल कार्ड होते हैं आगे की तरफ होते हैं मोटे मोटे से, ठीक है ना, इनको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर वोकल कार्ड। क्या बोलते हैं, ये एंटीरियर वोकल कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये पतले से होते हैं पीछे की तरफ, तो इनको बोलते हैं पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड। क्या बोलेंगे इनको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड, ओके। एक एंटीरियर हो गया, एक कौन हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ठीक है ना, पोस्टीरियर वोकल। अब यार एक बात बता, एक्सपायरेशन होगा ईयर किससे, एक्सपायरेशन होगा तो इनमें वाइब्रेशन किस में होगा, पोस्टीरियर में, इसलिए पोस्टीरियर को ही हम लोग ट्रू वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं, इनमें ही वाइब्रेशन होगा, यही क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस, ये इनमें यही क्या करते हैं, साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड होते हैं, ये थिन होते हैं। कैसे होते हैं, अगर देखा जाए तो ये थिन होते हैं और इनमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा तभी आवाज का प्रोडक्शन होगा। जबकि एंटीरियर वाले क्या होते हैं, एंटीरियर वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं, ये थिक होते हैं, और दूसरा साउंड का प्रोडक्शन के द्वारा नहीं होता। तो याद रखना वोकल कॉर्ड, वैसे भी गिटार बजाओगे तो उसमें पतले तार लगाए जाते, मोटे नहीं लगाए जाते। तो जो पतला क्वेश्चन पूछा जाए थिन कौन सा है, ये कैसे होते हैं, ये थिक होते हैं, ये मैंने लिख भी दिया था, ये थिक होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं। तो थिक कौन से हैं, सॉरी थिन कौन से हैं, थिन आपके ये वाले कैसे है, पोस्टीरियर थिन है। एंटीरियर कैसे होते हैं, थिक होते हैं। साउंड का प्रोडक्शन पोस्टीरियर से होता है, एंटीरियर से, तो आंसर दोगे पोस्टीरियर से होता है। ट्रू वोकल कॉर्ड किसको बोलेंगे, पोस्टीरियर को बोलेंगे। तो ये बातें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के बाद हम लोग लंग्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे ही।
लंग्स की यूनिट एल्वेओलाई होती है, 300 मिलियन एल्वेओलाई हमारे लंग्स में पाई जाती हैं, ये बात हमें याद होना है। ब्रोंकियल ट्री दो टाइप का होता है, अगर हम लोग बात करें, एक कंडक्टिंग पार्ट होता है और एक रेस्पिरेटरी पार्ट। तो ये सारी चीजें आप बुक से पढ़ लेना, मैं अभी नहीं बता रहा हूं इतना, है ना, एक एक बस नॉर्मल पॉइंट में डिस्कस करते जा रहा हूं, वो पॉइंट आपको देखते चलना। जो इंपॉर्टेंट जिन चीजों पर क्वेश्चन बनता है उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे हम लोग बात करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम, किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वॉल्यूम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना। इससे 100% हर साल एक क्वेश्चन आता है पीएमटी में, हर साल आता है, कभी भी छोटा टॉपिक है पल्मोनरी वॉल्यूम, 100% इससे क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से इसको सुनना है। देखो इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूं। पल्मोनरी वॉल्यूम कैसे याद रखेंगे, जैसे मैं कहूं टायर होता है, साइकिल का टायर है, गाड़ी का टायर है, बाइक का टायर है। आपकी गाड़ी का टायर खराब हो गया, मान लीजिए आपके पास कोई बाइक है, स्प्लेंडर, बुलेट या कोई भी है, तो आप दुकानदार के पास जाते हो, आप उससे बोलते हो कि टायर दे दो, आगे वाला पीछे वाला जो भी गाड़ी का नाम लेते हो वो दे देता है। परंतु अगर आप कहो कि टायर दे दो, आप बताओ नहीं कि आपके पास कौन सी गाड़ी, तो आपकी शक्ल देख के नहीं दे देगा ना, शक्ल देख के दे देगा क्या, नहीं देगा ना। तो कहीं ना कहीं वो आपसे गाड़ी के पूछता है, फिर उसे पता होता है कि इस गाड़ी में इस नंबर का टायर आता है, वो उस नंबर का टायर दे देता है और आपका काम चल जाता है। पर अगर आप गाड़ी के टायर पे आप देखो एक नंबर लिखा रहता है, अगर आप उस नंबर को बता दो, आप उस नंबर को जाके बता दो, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, वो तुरंत आपको वो उस नंबर का टायर दे देगा, ठीक है ना। तो आज से याद रखना है, टायर की वैसे तो स्पेलिंग TYRE होती है, मगर आप याद रखो, इसको याद रखने के लिए स्पेलिंग याद रखो TIER। क्या रखना है, टायर, टायर की स्पेलिंग क्या रखनी है, TI, बोलो 5 बार, TIER 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 TIER, ठीक है ना। टायर की स्पेलिंग क्या हो गई, TIER। और इसका जो नंबर होता है वो याद रखो 5, 30, 11, 12, नंबर क्या याद रखो, 5 बार बोलो, 5, 30, 11, 12, 5, 30, 11, 12, 5, 30, 11, टायर, TIER, टायर का नंबर क्या है, 5, 30, 11, 12, TIER, टायर, टायर का नंबर क्या है, 5, 30, 11, 12, 5, 30, 11, 12, ठीक है ना, इतना है, आप समझ गए। अब अगर मैं क्या करूं, सबके आगे 2-2 जीरो बढ़ा दूं, क्या करूं मैं, 2-2 जीरो बढ़ा दूं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबके आगे क्या किया, 2-2 जीरो बढ़ा दी। ये वॉल्यूम क्या होती है, ml में होती है या cc में होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। T4 क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम, T4 क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। I4 क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। E4 क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, E4 क्या होगा, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। R4 क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर हो गया, TIER टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इससे आपको क्या है कि वॉल्यूम याद हो गई, टाइडल वॉल्यूम। अब मैंने क्या कहा था, TIER 5, 30, 11, 12, तो इससे याद हो जाएगा आपको टाइडल वॉल्यूम कितनी, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कितनी, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितनी है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी है। कोई टेंशन तो नहीं ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछे टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो जितनी ऑक्सीजन, जितनी एयर अंदर जाती है और बाहर होती है एक बार में, वो कितनी, वो क्या कहलाती है, टाइडल वॉल्यूम। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 500 ml। अब इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या, आपने सांस खींची, आप प्रेशर से जितनी सांस खींच सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम का टर्म यूज करते हैं। क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। तो अगर हम लोग देखें नॉर्मली आपने क्या किया, 500 ml खींच रहे थे और आपने ऊपर से कितना खींच दिया, 3000 ml और खींच दिया, तो टोटल कितना हो गया, अगर 500 और 300 मिला दो तो टोटल कितना हो गया, 3500, कितना हो गया, 3500 हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या टर्म यूज करते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई, 3500 ml हो गई, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, हमने सांस खींचो, हम लोग प्रेशर से सांस खींचो, प्रेशर से हम लोग सांस निकालते हैं, तो टोटल हम लोग निकाल सकते हैं 4600। कितना निकाल सकते हैं, टोटल हम लोग निकाल सकते हैं 4600। कितना निकाल सकते हैं, 4600 निकाल सकते हैं ml। ये 4600 ml क्या होता है, इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। ओके, क्या टर्म यूज करेंगे, वाइटल कैपेसिटी। अब यार बात ये आती है, 3500 ml लिया था, 4600 ml आपने निकाल दिया है, प्रेशर से आपने कितना निकाल दिया, ये 4600 ml। तो आखिरकार ये
आपकी इतनी एक्स्ट्रा आई कहां से, 3500 लिया था इंस्पायरेटरी और इतना निकाल दिया। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें पाई जाती है 2300 ml, कितनी पाई जाती है 2300 ml, ठीक है। इसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स में हमेशा 2300 ml एयर पाई जाती है, पर हम लोग जब प्रेशर से एयर निकालते हैं तो 1100 क्या है बाहर चली जाती है, 1200 क्या रहती है जो हमेशा लंग्स में रहती है, कभी भी खाली नहीं होते लंग्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो बात होगा, अगर हम लोग देखें टोटल लंग की कैपेसिटी कितना होगा, तो टोटल लंग की अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं, लंग की कैपेसिटी पे चले जाते हैं, तो अगर हम लोग देखते हैं लंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो इनको चारों को जोड़ दो तो कितना हो जाए 5800 ml, ये क्या हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, क्या आएगा टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान चीज है। आप देखो किस तरीके से बनता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, क्वेश्चन क्या पूछा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व टर्म भी यूज होता है तो टीआरबी प्लस आईआरबी, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अगर हम लोग बात करें वाइटल कैपेसिटी की तो वाइटल कैपेसिटी क्या होगा टीबी प्लस आईवी प्लस ईवी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, देखो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी वॉल्यूम एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। क्वेश्चन पूछा जाए फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम लंग्स की कितनी होती है, 2300 ml होती है, तो ये क्या हो जाएगा ईबी एक्सपायरेटरी वॉल्यूम प्लस आरबी रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है ना। बहुत आसान चीज है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी कितना होगा, तो टीबी प्लस आईवी प्लस ईवी प्लस आरबी, आसान है कि नहीं है, चारों हो जाएंगे ना, टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और या टीबी और आईवी को क्या लिख सकते हैं, टीबी और आईवी को मिल लिख के सकते हैं, इसको क्या है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी थी ना ये, तो इसको हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं एफआरबी बोल सकते हैं, तो इन दोनों को मिला दो, ये हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। इसके बाद पूछा जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस आपका एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है ना। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है 1100 ml, तो टोटल हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600 ml, ठीक है ना, 1600 ml हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद एक चीज पूछी जाती है डेड वॉल्यूम, क्या पूछा जाता है डेड वॉल्यूम पूछी जाती है, डेड वॉल्यूम कितना होता है 150 ml होता है, ठीक है ना। अब डेड वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एयर भरी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेड वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई, ठीक है ना, डेड वॉल्यूम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत ही आसान है। ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में धक्का खाती रहती है जिसका कोई स्पेशल यूज नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डेड वॉल्यूम। तो ये पल्मोनरी वॉल्यूम याद रख लेना, 100% एक क्वेश्चन पीएमटी में आएगा। तो कैसे याद रखना, बहुत आसान तरीका है, टायर का नंबर क्या है 5, 30, 11, 12, 5, 30, 11 बार, तो बहुत आसानी से आपको ये चीज याद हो गई, ठीक है ना। आगे चले, इसके बाद हम लोग जो रेस्पिरेशन के स्टेप्स है थोड़ा सा एक एक करके उनके बारे में जान लेंगे। रेस्पिरेशन के स्टेप में आपने एक चीज देखी थी, मैंने बोला था, एक तो मैंने टर्म यूज किया था रेस्पिरेशन के स्टेप में आपका ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब क्या है ऑक्सीजन का अंदर जाना और CO2 का बाहर होना, क्या है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में भी दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। ब्रीदिंग में अगर हम लोग देखें तो दो स्टेप हो जाएंगे, एक होगा इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। एक हो जाएगा इंस्पायरेशन और दूसरा क्या हो जाएगा एक्सपायरेशन हो जाएगा। जो इंस्पायरेशन होता है वो 2 सेकेंड का होता है, जबकि एक्सपायरेशन कितने सेकेंड का होगा, ये 3 सेकेंड का होगा, ठीक है ना। इंस्पायरेशन 2 सेकेंड का होगा और एक्सपायरेशन कितने सेकेंड का होगा, 3 सेकेंड का होगा। आपको मालूम है इंस्पायरेशन जो होता है ना वो आप फील खुद देखो, बहुत सारी चीजें हमें रटना नहीं रहता, केवल हमें सोचेंगे ना उसके बेस पे ही क्वेश्चन निकल जाता है।
हमें हर चीज को रटना नहीं रहता है, नॉर्मली आप रट सकते हो, जान सकते हो, मतलब कि बहुत आराम से आप फील कर सकते हो। जैसे मैंने कहा सांस लेना और सांस छोड़ने में बहुत, देखो इंस्पायरेशन जो होती है, याद रखना इंस्पायरेशन ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस होती है। इंस्पायरेशन कैसी होती है? इंस्पायरेशन हमेशा कैसी प्रोसेस है? इंस्पायरेशन इज ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन हमेशा से ही एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस नहीं है। मैंने कहा इंस्पायरेशन हमेशा एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल में रहती है, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पाए जाते हैं, पीएमटी में क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार, रेस्पिरेटरी सेंटर कहां होते हैं, तो रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाते हैं। तो मैंने कहा इंस्पायरेशन ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस। क्यों ऑलवेज एक्टिव? चाहे हम नॉर्मल सांस लें, चाहे हम गहरी सांस लें, ये हमेशा हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहते हैं। इंस्पायरेशन इज ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस, जबकि एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन की अगर हम लोग बात करें, हम लोग किसकी बात करें? नॉर्मल एक्सपायरेशन को बोला जाता है नॉर्मल एक्सपायरेशन इज ए रिलैक्स फेज ऑफ इंस्पायर। अब यार एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सांस लेना जरूरी है कि सांस छोड़ना जरूरी है? तो नॉर्मल सी बात है, सांस लेना जरूरी है, क्योंकि सांस ली तो सांस तो छूटती रहेगी, और एक बार सांस छूट गई और सांस आई नहीं तो भगवान भरोसे हो या आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। इसलिए याद रखो, मैंने आपको क्या बोला, इंस्पायरेशन इज ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस, चाहे नॉर्मल हो चाहे डीप हो, जबकि एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन इज ए रिलैक्स फेज ऑफ इंस्पायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या है? रिलैक्स फेज ऑफ इंस्पायरेशन की ये रिलैक्स फेज होती है, ठीक है ना। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसके अलावा हम लोग देखें तो रेट ऑफ ब्रीदिंग हम लोग में होती है 12 से 16। क्यों होगी? 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। एक बार में ब्रीदिंग में कितना सेकंड? 5 लग रहा है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 को 5 से डिवाइड कर तो 12 आ रहा है। 12 से एवरेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो 12 से 16 हो गया, ठीक है ना। रैबिट के केस में देखा जाए 38 पर मिनट होती है, और चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं बच्चे, उनमें देखा गया लगभग 40 के आसपास, 40 के आसपास होती है। छोटे बच्चों भगवान जी ने ये चीज ज्यादा दी है। तो ये तो बात हो गई इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पीरियड की। ये भी क्वेश्चन पीएमटी में पूछा गया, इंस्पायरेशन कितने सेकंड का होता है, एक्सपायरेशन कितने सेकंड का होता है। किसी भी पॉइंट को आप हल्के मत लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका इंस्पायरेशन जो होता है, इनको कंट्रोल ऑफ, अगर हम लोग देखें ब्रीदिंग कंट्रोल का आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा मैंने बोला। अब देखो कौन कौन सी चीज है जो इंस्पायरेशन में हेल्प करती है। जैसे हम लोग डायफ्राम की बात करें, कभी भी जैसे मैं कुछ शब्द हमेशा रिपीट करता हूं, मैंने कहा था गैस्ट्रिक शब्द सुनना तो स्टमक की याद आनी चाहिए, हेपेटिक शब्द सुनना तो लीवर की याद आनी चाहिए। ऐसे ही कभी भी फेरेनेक नाम सुनो, क्या नाम सुनो? फेरेनेक नाम सुनो तो फेरेनेक से डायफ्राम की याद आनी चाहिए। किसकी याद आनी चाहिए? डायाफ्राम की याद आनी चाहिए। डायाफ्राम के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो मैंने कहा, और कभी भी इंटरकोस्टल नाम सुनो, क्या नाम? कोस्टल या इंटरकोस्टल नाम सुनो तो इंटरकोस्टल से किसकी याद आनी चाहिए? रिब्स की याद आनी चाहिए। किसकी याद आनी चाहिए? रिब्स। अब क्वेश्चन पूछा जाए फेरेनिक मसल्स कहाँ की मसल्स होती है? डायफ्राम की मसल्स होती हैं, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ की मसल्स होती है? रिब्स की मसल्स। अब हम लोग देखेंगे रिब्स या डायफ्राम किस तरीके से रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में हेल्प करता है। बात आती है डायफ्राम की। नॉर्मली देखो पीएमटी में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली डायफ्राम कैसा होता है? डायफ्राम की मसल्स को क्या बोलेंगे? फेरेनिक मसल्स। नॉर्मली डायफ्राम कैसा होता है? डोम शेप होता है। कैसा होता है बेटा? डोम शेप होता है, ऐसा होता है। परंतु अब होता क्या कि जब हम लोग सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मली कैसा होता है? डोम शेप होता है। जब हम लोग इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो डायफ्राम की जो मसल्स होती है, फेरेनिक मसल्स, जो यहाँ पे मसल्स है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ध्यान देना, ये डायफ्राम ऐसा है, डोम शेप है इस तरीके से, और ये धनुष के आकार का है, डोम शेप हो गया। अब ये क्या हुआ कि इसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये ऐसे फैल जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। और डायफ्राम ऐसे क्या हो गया? फ्लैट हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर ये फ्लैट हो गया तो ये अब फील करो ना, कुछ एरिया फैलेगा कि नहीं फैलेगा? सिंपल सी बात होती है एरिया। जो हमारा लंग्स होता है ना, लंग्स के बारे में 2-3 पॉइंट जान लीजिए पहले बेटा, इसको जानने से पहले। लंग्स होता है, लंग्स सॉलिड और स्पंजी होता है। देख जैसे स्पंज रसगुल्ला होता है ना, बहुत सारे बच्चे लंग्स को हॉलो स्ट्रक्चर मानते हैं। हॉलो नहीं होता। लंग्स कैसा होता है? हॉलो वो चीज मानी जाती है जिनके अंदर कैविटी होती है। हॉलो कौन सी चीज मानी जाती है?
जिनके अंदर कैविटी होती है। तो लंग्स के अंदर कैविटी नहीं होते। लंग्स क्या होता है, जैसे स्पंज रसगुल्ला होता है ना व्हाइट वाला, बिल्कुल उसी की तरह लंग्स होता है। लंग्स क्या होता है आपका, सॉलिड एंड स्पंजी होता है। लगभग लंग्स में 300 मिलियन एल्वेलाई पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 300 मिलियन एल्वेलाई पाई जाती है, जो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो लंग्स के बारे में अगर मैंने बोला, लंग्स मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। अब लंग्स क्या होता है, लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, प्लूरल में, वो इससे अटैच रहेगी और ये हमारे थोरेसिक कैविटी वाला एरिया, इसको हम लोग थोरेसिक एरिया बोलते हैं, और नीचे वाला एब्डोमिनल। तो थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। तो अगर हम लोग देखें एक चीज चेंज होगी, अगर प्लूरल थोरेसिक कैविटी चेंज होगी तो प्लूरल कैविटी भी चेंज होगी और लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होगा, मतलब अगर ऊपर से हम लंग्स को दबाएंगे तो ये दबेगा, फैलाएंगे तो फैलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब कैविटी एक दूसरे से एयर टाइट होती है, एक दूसरे से चिपकी रहती है। तो मैंने कहा जब डायफ्राम फ्लैट हुआ, चपटा हुआ, तो यहाँ का एरिया थोरेसिक कैविटी का क्या हुआ, बढ़ गया। जब बढ़ गया तो लंग्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अंदर प्रेशर क्या, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाए, इसलिए एयर बाहर से अंदर आ जाएगी। फिर क्या होगा, एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होगा, एक्सपायरेशन के टाइम पे होगा कि आपका, अब इंस्पायरेशन क्या हुआ, इंस्पायरेशन के टाइम पे डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ये एरिया वॉल्यूम बढ़ा और एयर बाहर से अंदर आ गई। अब क्या होता है, एक्सपायरेशन को मैंने बोला नॉर्मल हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात की थी। अब मैंने कहा नॉर्मल एक्सपायरेशन इज ए रिलैक्स फेज ऑफ इंस्पायरेशन, मतलब कि इंस्पायरेशन जो होगा वो रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स का मतलब क्या है, डायफ्राम अभी फ्लैट हो गए थे, अब डायफ्राम की मसल्स जो है फिर से रिलैक्स हो गई, मसल्स रिलैक्स हो गई, तो ये वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर अंदर से बाहर हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। तो डायफ्राम को आपका रोल समझ में आ गया, एक्सपायर। अब बात आती है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप की होती है, एक होती इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक होती इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक क्या होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती। क्लियर हो गई बात। देखो आपको एक याद करने का सीधा सीधा तरीका बताऊं कि कौन, ये डीप ब्रीदिंग में हेल्प करेंगे। अब मैं एक बताऊं सीधा सीधा तरीका क्या है, सीधा सीधा तरीका आपका ये है कि आप याद रखना आई के साथ आई नहीं, क्या याद रखना है, आई के साथ आई नहीं, मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कराएंगी, एक्सपायरेशन कराएंगी। एक इसमें हेल्प करेंगे, एक्सपायरेशन में करेंगे, और एक इसमें करेंगे, इंस्पायरेशन में करेंगे। मैंने क्या कहा, आई के साथ आई नहीं, क्या बोला शब्द बेटा मैंने, आई के साथ आई नहीं, मतलब कि इंस्पायरेशन कौन सी कराएंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कराती हैं, एक्सपायरेशन, जबकि ये क्या कराएंगे, मैंने कहा था आई के साथ आई नहीं, ओके, तो याद हो जाएगा। अब देखो कैसे याद रखना है, इंटरनल इंटर, जैसे हम लोग देखें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कैसे काम करेंगे, तो होता क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये रिब्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, ये रिब्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो वही नॉर्मल सी बात आ गई, फिर से वही बात आ गई जो अभी मैं वैसे ही बोला था। तो यहाँ थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगी, पल्मोनरी कैविटी बढ़ जाएगी, प्रेशर यहाँ कम हो जाएगा, बाहर से यार अंदर आए, तो ये रिब्स को एक्सटर्नल, नाम ही इनका इसलिए पड़ा कि एक्सटर्नल साइड की तरफ उठाती, तो रिब्स और स्टर्नम ऊपर की साइड हो जाता है और इंस्पायरेशन हो जाता है। अब क्या होता है, एक्सपायरेशन के टाइम ये मसल्स क्या करती हैं, कब कौन सी काम करेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल, वो अंदर की तरफ ले जाएंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ की वॉल्यूम कम हो जाएगी एयर, और यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर अंदर से बाहर हो। इस तरीके से आपको याद। इसके अलावा हमारी एब्डोमिनल मसल्स भी काम करती है, तो एब्डोमिनल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये दबेंगी, और प्रेशर, बहुत प्रेशर से जब आपको एक्सपायरेशन करना होगा तो पेट दबेगा ना। रामदेव बाबा को देखो ना कैसे हिलाते रहते पेट को, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पेट दबेगा और यहाँ पे यहाँ की वॉल्यूम कम हो जाएगी और एक्सपायरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग आपको क्लियर। हाँ, ब्रीदिंग एक चीज और जानना, दो टाइप की होती है, एक थोरेसिक ब्रीदिंग और एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग। कौन कौन सी हो जाती है, एक थोरेसिक होती है और एक एब्डोमिनल। हम लोग में एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज्यादा होती है, थोरेसिक कम होती है, परंतु प्रेग्नेंट लेडी में थोरेसिक ज्यादा होती है और एब्डोमिनल कम होती है। ये बात याद है, क्योंकि बच्चे को प्रोटेक्ट करना है इसलिए, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। हम लोग ब्रीदिंग, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस किसके द्वारा होता है, आपको मालूम होगा, लंग्स के द्वारा हो। तो लंग्स में क्या पाई जाती है, एल्वेलाई पाई जाती है। तो इस तरीके से एल्वेलाई के फिगर पे भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। मैंने इस तरीके से एल्वेलाई होती है, ठीक है ना, ये एल्वेलाई हो गई, ओके। एल्वेलाई में अगर हम लोग बात करते हैं तो एल्वेलाई में इस तरीके से एपिथेलियम पाई जाती है, जिसको बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सी होती है यहाँ पे, ये एल्वेलाई है। एल्वेलाई में ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगी, CO2 बाहर जाएगी, ठीक है ना। ये कौन सी एपिथेलियम होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हो गई।
यहाँ पे मैंने ब्लड वेसल्स बना दिए, क्या हो गए, ब्लड कैपिलरीज हो गई, इनके अंदर भी क्या हो गया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गई। ये क्या हो गए, ये ब्लड वेसल्स। तो इसको ऑक्सीजन को यहाँ डाला जाएगा और CO2 को ब्लड से उठा के बाहर निकालेगा लंग्स, ठीक है ना। और इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाए, ये क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एल्वेओलाई में कौन सी एपिथेलियम होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ब्लड वेसल्स में भी कौन सी होती है, कैपिलरीज में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब यार आप देखो जो एक्सचेंज होने वाला एरिया है, एयर एक्सचेंज हो रही, तो यहां से यहां तक ही तो है, कितना है ये एरिया, इसको हम लोग एक्सचेंज एरिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सचेंज एरिया बोलेंगे। ये होता है 0.2 mm, कितना होता है, 0.2 mm का होता है। ये पीएमटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ध्यान से समझते चलना, थोड़ा फास्ट हो रहा है ना। क्लास की एक बात अलग होती है, धीरे जो चीज 2-3-4 लेक्चर में कंप्लीट होती है वो एक लेक्चर में आधे लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। चीजों को बहुत ध्यान से समझते चलना, आपको तैयार रहेगा, आपके सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपकी चुटकियों में जाएगी, एक बार आप देखोगे बहुत नॉर्मल तरीके से एनसीईआरटी आपकी निकल जाएगी। क्लियर हो गई, बात नहीं हो गई है, ठीक है। अब देखो ये एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ब्लड के द्वारा होता है, एक ऑक्सीजन का होता है, दूसरा CO2 का होता है। अब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे अगर आप लोग ध्यान देना, पहले हम लोग किसका करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग तीसरा नेक्स्ट स्टेप क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम लोग ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी रहेंगे। एक तो हमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में डिस्कस करना पड़ेगा कि जो एक तो पॉइंट ये बनता है कि 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन पाई जा रही है, या एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है। 1.34 ml 1.34 ml ऑक्सीजन जो होती है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। कितने हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से कितनी ऑक्सीजन जुड़ती है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से आपका जुड़ता है, कितना जुड़ता है 1। ये पीएमटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1.34 ml ऑक्सीजन किससे जुड़ती है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। ये बात हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी बात आती है, तो इस बेस पे अगर हम लोग देखें 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में लगभग 20 ml ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 20 ml ऑक्सीजन पाई जाती है। अब आपको लगेगा यार 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन कैसे हो गई, तो सिंपल सी बात है, 1 ग्राम से कितनी जुड़ रही है, 1.34 ml जुड़ रही है, और लगभग 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो 15 इंटू 1.34 करेंगे तो 19.6 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो लगभग 20 ml ऑक्सीजन पाई जाती है 100 ml ब्लड में। कितनी पाई जाती है, ये तो मैंने बात की कि कितनी ऑक्सीजन कहाँ पे पाई जा रही है। अब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पे अदर गैसेस का क्या इफेक्ट होता है, ये चीज भी हमें आनी चाहिए। अदर गैसेस का इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग ओजोन का ही देख ले, ओजोन का क्या इफेक्ट होगा, तो यार ओजोन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो अगर हम लोग देखें कि हम लोगों में जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में होता है। हीमोग्लोबिन के साथ अगर हम लोग आयरन देखें किस फॉर्म में जुड़ा रहता है, फेरस फॉर्म में। मगर अगर ओजोन काम करेगी तो ये फेरस चेंज हो जाएगा फेरिक में। किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक में। हीमोग्लोबिन चेंज हो जाएगा मैथ हीमोग्लोबिन में। किस में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है ना। तो मैंने बोला ओजोन का क्या इफेक्ट होगा, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में, परंतु हीमोग्लोबिन फिर किस में चेंज हो जाएगा, फेरस से चेंज हो जाएगा फेरिक में। हीमोग्लोबिन कैच में चेंज हो जाएगा, मैथ हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाए। क्लियर हो गई बात। दूसरा होता है, अगर हम लोग देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या इफेक्ट है, दूसरा अगर हम लोग देखें कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनाती कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये बहुत ही खतरनाक है। अगर हम लोग देखें ये बहुत ही खतरनाक है। 1% से भी कम कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या कर सकती है, 1% से भी कम कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक टॉक्सिक साबित हो सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। क्योंकि आप जानते हो ऑक्सीजन के मुकाबले 250 गुना फास्ट, 250 टाइम्स फास्ट जल्दी जुड़ जाती हीमोग्लोबिन से, इसलिए बहुत खतरनाक होती। बाकी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हमें याद रखना, ऑक्सीजन क्या करेगी, ब्रेक डाउन करती। अब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्राफ याद होना चाहिए।
कब ग्राफ राइट साइड जाएगा, कब ग्राफ लेफ्ट साइड जाएगा। तो एक मैं तरीका बताता हूं, उससे आपको याद हो जाए। फिर हम हेल्डन इफेक्ट, बोअर्स इफेक्ट, कुछ साइंटिस्ट के नाम है। पहले कुछ हम साइंटिस्ट के नाम डिस्कस कर लेते हैं जो इस लेसन में आते हैं। एक तो मतलब कुछ साइंटिस्ट जैसे नाम, एक तो हेल्डन इफेक्ट आता है, एक आता है बोअर्स इफेक्ट। क्या आता है? एक होता है हेल्डन इफेक्ट, एक होता है बोअर्स इफेक्ट, एक होता है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, और एक होता है आपका हेल्डन हो गया, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स हो गया, बोअर्स इफेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, क्या हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है, तो ध्यान रखना। देखो मैंने बोला ना, जितना नाम टफ हो, जितना नाम डेंजर लगे, वो चीज उतनी ही आसान होती है। हमेशा याद रखना, जो चीज जितनी टफ दिखती है ना, वो उतनी ज्यादा सिंपल होती है। माइंड मेकअप आप कर लीजिए। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि नाम आया हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, ऐसा लगता है जैसे फॉरेन से खरीद के इंडिया भेज दिया गया। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, तो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है यार? एक बात बताओ, आप सांस खींचते हो, आपने सांस खींचना शुरू किया, तो यार सांस आप तब तक खींचते हो कि लंग्स डैमेज ना हो। इतना नहीं खींचते हो कि लंग्स ही फट जाएं। ऐसा करते हो कि ऐसा नहीं करते हो ना। हम लोग सांस उतनी खींचते हैं कि लंग्स बचे रहें, या हम लोग कितनी भी खींचे, भगवान जी ने ऐसा सिस्टम लगा दिया कि हमारे लंग्स डैमेज नहीं होते हैं। हम लोग कितनी भी सांस खींचे, अपने आप सांस रुक जाती है, लंग्स जैसे भर जाते हो। तो बस यही एक चीज है। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स का एक नर्व मैकेनिज्म है जो लंग्स को ओवरफ्लो से बचाती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, फटने से बचाती है। क्योंकि जैसे आपने सांस खींची, सांस बंद, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? मेडुला, जैसे ही आपके लंग्स भरे, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? इंस्पायरेशन की रेट को रोक देता हो। यही चीज क्या है? तो ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होने वाली मैकेनिज्म है। तो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है? एक नर्व मैकेनिज्म है जो लंग्स को ओवरफ्लो से बचाती है। क्या हो गया? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हेल्डन इफेक्ट की। अभी हेम्स, देखो मैंने 4 नाम बताए थे, एक हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, एक हेल्डन इफेक्ट, एक बोअर्स इफेक्ट, एक हेम्सबर्गर फिनोमेना। हेम्सबर्गर फिनोमेना हम CO2 ट्रांसपोर्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने बोला अभी पहले एक हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आपको क्लियर हो गया। दूसरा आता है हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट क्या है? हेल्डन ने बताया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान देना, बहुत ही सिंपल, आप ऐसे याद रख लेना, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। H फॉर हेल्डन, H फॉर H प्लस। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये थ्योरी नहीं है। मैंने क्या बोला? H फॉर हेल्डन, H फॉर H प्लस। H प्लस बढ़ेगा ब्लड में तो एसिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो हेल्डन से याद रखना, हेल्डन ने क्या कहा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलती बन क्या जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यार एक बात बताओ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिली, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ा और ले जाता हमारे सेल्स के पास और टिश्यू के पास, तो ब्लड में तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ब्लड में ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो वहां कौन बढ़ेगा? CO2। ऑक्सीजन और CO2 में इतना प्यारा रिलेशन होता है, जहां ऑक्सीजन कम वहां CO2 ज्यादा, जहां CO2 कम वहां ऑक्सीजन ज्यादा। तो अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, काम तो अच्छा हुआ। सिंपल सी बात है, अगर हमारे ऑर्गन, हमारे टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारे टिश्यू जिंदा रहेंगे, हमारी सेल्स जिंदा रहेंगी? नहीं रहेंगी ना। काम तो अच्छा हो रहा है। ब्लड में ऑक्सीजन किससे जुड़ी? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जुड़ गए, काम तो अच्छा हुआ। मगर ब्लड के लिए आपके जेब में 100 रुपए थे, आप अपने आप को पैसे वाला जान रहे थे। मुझे भूख लगी थी, मैंने आपसे 100 रुपए मांग लिए, आपने काम तो अच्छा किया, मुझे 100 रुपए दे दिया, मैंने कुछ खाया पिया, मुझे तो एनर्जी मिल गई। पर आपको क्या हो गया? आपको लॉस हो गया ना, आप अपने आप गरीब फील करने लगे, अरे जेब में 1 भी रुपए ही नहीं है। बात हमारी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बस यही चीज है, काम अच्छा हो रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड क्यों बोला? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ये हेल्डन का इफेक्ट है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात भी सही है, हेल्डन इफेक्ट हो गया। बोअर्स ने क्या किया? बोअर्स ने इसमें थोड़ी सी बदमाशी की। बदमाशी क्या की? उन्होंने अपनी थोड़ी सी बातें इसमें ऐड कर दी और उसके बेस पे हो गया बोअर्स पे। बोअर्स ने क्या कहा कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है? P50 बढ़ जाता है, और P50 बढ़ने से क्या होता है? वहां पे CO2 का ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाता है और ग्राफ राइट साइड चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बोअर्स इफेक्ट। देखो नॉर्मल तरीके से बोअर्स इफेक्ट को जानने से पहले ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ग्राफ देखें तो नॉर्मली ये ग्राफ क्या होता है? सिग्मोइड होता है। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं उतनी डिटेल से नहीं बता रहा हूँ जितनी डिटेल से क्लास में बताता हूँ, उस तरीके रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मगर इतना भी सुन लोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं। मैंने कहा उसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को ग्राफ को अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखना, मैं ज्यादा कुछ इसमें लिख नहीं रहा। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर हो गया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन हो, तो ग्राफ कैसा होता है? एस के आकार का, एस शेप या सिग्मोइड बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? एस शेप या सिग्मोइड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखना, ये राइट साइड हो गई, ये लेफ्ट हो गई। ये क्या हो गई बेटा? ये क्या हो गई? राइट साइड हो गई। ये राइट साइड हो गई और ये क्या हो गई बेटा? लेफ्ट साइड हो गई। क्लियर हो गया?
ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो जब ग्राफ यहाँ जाए तो उसको कहेंगे राइट साइड शिफ्ट हो गया, वहां जाए तो एक तरीका मैं बताऊं, आप याद रखना है जब CO2 बढ़ेगा तो ग्राफ राइट होगा। क्या रखना है, अगर CO2 बढ़ा तो ग्राफ कहाँ होगा, राइट होगा। अब यार की बात तो मालूम होगा, CO2 बढ़ता है तो H+ तो बढ़ ही रहा होगा, एसिडिटी तो बढ़ ही रही होगी, तो CO2 एसिडिटी का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नहीं हो। तो क्वेश्चन पूछा जाए एसिडिटी बढ़ेगी तो ग्राफ कहाँ जाएगा, आपका होगा राइट जाएगा। ये कोई बुक्स में लिखी हुई थ्योरी नहीं है, मेरे द्वारा बनाई हुई थ्योरी है, मैं बता रहा हूँ। बस आपको ऐसे एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, CO2 बढ़ेगा तो ग्राफ राइट जाएगा। तो CO2 बढ़ेगा तो H+ बढ़ेगा तब भी कहाँ जाएगा, राइट जाएगा। तो pH बढ़ेगा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट चला जाएगा। एसिडिटी बढ़ेगी कहाँ जाएगा, राइट जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे बात कहूं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, CO2 टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आज ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है, CO2 ही तो है। तो CO2 बढ़ेगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, राइट जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी कहाँ जाएगा, राइट जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से। हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो भी कहाँ जाएगा, राइट जाएगा। एक चीज होती है P50 बढ़ेगा तब भी कहाँ जाएगा, राइट जाएगा। P50 का मतलब है ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जो 50% हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है उसको। तो सिंपल सी बात है, एक तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह ही हो गया ना। तो P50 बढ़ने पे भी ग्राफ कहाँ जाएगा, राइट जाएगा। तो P50 कम होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा। बोर्ड्स ने यही तो कहा था, बोर्ड्स ने हेल्डेन की बात को आगे ही तो बढ़ाया था। हेल्डेन ने कहा ऑक्सी हीमोग्लोबिन वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। बोर्ड्स ने क्या कहा कि जब एसिडिटी बढ़ती है तो इसका मतलब है P50 भी बढ़ गया है। P50 बढ़ गया मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, इसलिए वहां पे कौन से किस चीज का ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, CO2 का ट्रांसपोर्ट बढ़ गया और ग्राफ कहाँ चला गया, राइट साइड चला जाता है। ये बातें इन्होंने बताई कि ग्राफ राइट साइड चला जाता है। तो ये हाँ, CO2 का ट्रांसपोर्ट तक हेल्डेन ने बता दिया था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये चीज और याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने बोअर्स की बातें जोड़ दी तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ध्यान देना। हेल्डेन ने क्या कहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है मतलब ऑक्सीजन कमी हो रही तो ब्लड में किसका ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, CO2 का ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है। ये बात, इतनी बात हेल्डेन ने बताई थी। बोअर्स ने उसके आगे जोड़ दी कि इसका मतलब होता है CO2 बढ़ गई अगर तो P50 बढ़ गया, और P50 बढ़ गया तो वहां पे हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। ग्राफ कहाँ चला गया, राइट। ये बात बोअर्स ने बता दी थी, जबकि चाहते हेल्डेन बता के चले जाते, मगर ये बात किसने बताई, बोअर्स ने बताई कि ग्राफ कहाँ चला जाता है, राइट में चला जाता है। चीजें क्लियर हो रही। तो आपको याद रखना है कि CO2 बढ़ेगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा, राइट साइड जाएगा। क्लियर हो गया। बोअर्स हेल्डेन इफेक्ट क्लियर हुआ, बोअर्स इफेक्ट क्लियर हुआ। हेल्डेन की बातों को ही आगे बोअर्स ने, तो हेल्डेन के अकॉर्डिंग ब्लड में किस गैस का ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, CO2 का। बोअर्स के अकॉर्डिंग किसका बढ़ेगा, ऑक्सीजन का। क्लियर हो गई बात है, ठीक है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्राफ हो गया नॉर्मल से, मैंने बता दिया। बाकी आप लोग देख लेना NCERT में जो चीजें हैं डिस्कस कर लेना, कोई भी दिक्कत हो मुझसे, ठीक है ना, बता दूंगा मैं अलग से। अभी फास्ट चल रहा है, मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी एक लेक्चर की चीज एक लेक्चर में बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद बात आती है, ये तो बात हो गई ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ बातें। उसके बाद CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 का अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट देखें तो CO2 का ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू ऑक्सीजन के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CO2 का ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट। उससे कम होता है RBC और उससे कम होता है प्लाज्मा, ठीक है ना। जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो लंबी सी थोड़ी सी कहानी बताता हूं याद करने पर, यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ बस आप याद रखना, लगभग अगर हम लोग देखें 70 से 75% किसके द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। इसके अलावा 20 से 25% किसमें, 20 to 25% RBC के द्वारा, और 5 to 7% किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। इसमें मैंने लंबी चौड़ी क्लासरूम में क्या है कि थोड़ा सा हंसी मजाक होते हुए एक कहानी भी बताता हूँ लंबी चौड़ी, उसके बेस पे इसको याद कराता हूँ। पर अभी आप लोग ऐसे याद कर लो, बाइकार्बोनेट के द्वारा कितना होता है, 70 to 75% होता है। RBC के द्वारा कितना होता है, 20 to 25% होता है, और 5 से 7% क्या होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। अभी मैंने 4 साइंटिस्ट के नाम लिए थे, एक हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स बोला था, एक हेल्डेन इफेक्ट बोला था, एक बोअर्स इफेक्ट बोला था, इसके अलावा एक मैंने बोला हेम्सबर्गर फिनोमेना। तो हेम्सबर्गर फिनोमेना भी जब मैं डिटेल से बताता हूं तो यहाँ पे मैं बताता हूं कि हेम्सबर्गर फिनोमेना CO2 ट्रांसपोर्ट में मैं दिखाता हूं किस तरीके से होता है। तो बस आप तो यहाँ पे याद रख लेना कि जो हेम्सबर्गर फिनोमेना है, अगर हम लोग देखें जैसे बर्गर जितना खाना आसान होता है ना, बिल्कुल उतना ही आसान है। बस आप अब में 2-3 पॉइंट रखो याद कि
हेम्सबर्गर फिनोमेना को हम लोग क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेम्सबर्गर जो फिनोमेना है उसको हम लोग क्लोराइड शिफ्ट, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन का एक्सचेंज होता है, इस बेस पे हम लोग इसको क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना भी बोलते हैं। CO2 ट्रांसपोर्ट अगर कभी समझ में ना आए तो आप अलग से बताना, तो मैं अलग से एक डिटेल से केवल CO2 ट्रांसपोर्ट पर लेक्चर बना दूंगा। अभी मैं उतना बनाना नहीं चाहता हूँ, इतनी परसेंटेज पूछा जाता है, उसमें थोड़ा सा ये भी पूछ लेते हैं कार्बोनिक एसिड बनता है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है, ये सारी बातें पूछते हैं। तो ये तो बात हो गई आपका CO2 ट्रांसपोर्ट की। मैंने आपको फिर से बोला अगर समझ में ना आए तो बताना, CO2 ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग से लेक्चर बना देंगे, वो CO2 ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ब्रीदिंग हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, ट्रांसपोर्ट और गैस और सेलुलर रेस्पिरेशन आप लोग जान ही रहे हो। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसमें लेसन में जो डिजीज वगैरह दी हुई है, 2-3 इंपॉर्टेंट डिजीज दी हुई, जैसे आपको देखा जाता है क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ों पे जाने पे क्या होता है बेटा, पहाड़ों पे जाने पे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, RBC बढ़ जाती है या चेहरा लाल हो जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का सीधा सीधा कारण यही है कि ऊपर जाने पे ऑक्सीजन की मात्रा में कोई कमी नहीं आती, प्रेशर में कमी आती है। प्रेशर में कमी आती है तो हीमोग्लोबिन के साथ उतना सैचुरेशन नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है RBC का उतना प्रोडक्शन बढ़ जाता है कि जितनी भी ऑक्सीजन है उसको भी पकड़ लो अच्छे से। और कुछ दिन अगर आप रहते हो पहाड़ों पे, ज्यादा ऊंचाई पे जाते हो तो कुछ दिन रहते हो तो फिर से बॉडी हमारी उस तरीके से मैनेज करने लगती है। तो ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम नहीं होता, इस बात को याद रखना। हाँ, एक पॉइंट में बताना भूल गया, क्वेश्चन पूछा जाए कि रेट ऑफ ब्रीदिंग की जो रेट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो याद रखना आप रेट ऑफ ब्रीदिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2। ऑक्सीजन से कोई भी रिलेशन हमें याद नहीं रखना है, हमेशा हमें अपने नेगेटिव दूर करना है, पॉजिटिविटी तो अपने आप आ जाएगी। तो CO2 और O2 में O2 में कौन सी नेगेटिव मान के चलोगे आप? CO2 को, O2 को पॉजिटिव मान के चलोगे। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा CO2, क्योंकि CO2 जितनी ज्यादा ब्लड में बढ़ेगी उतनी ज्यादा हम लोग सांस खींचते। जैसे आप एक्सरसाइज करना क्यों फायदेमंद है, आप दौड़ लगाते हो कुछ भी है तो आपके जब दौड़ लगाते हो तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जल्दी, आपके ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के जल्दी जल्दी आपके ऑर्गन्स के पास ले जाता है। तो ब्लड में ऑक्सीजन कमी होती है, ब्लड में जब ऑक्सीजन कमी होती है CO2 बढ़ती है, इसलिए हम हाँपने लगते हैं, लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं, जिससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमारे अंदर पहुंचे। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? CO2 के कंसंट्रेशन के हो जाएगा। इसके अलावा बेटा अगर हम लोग बात करें कि आपका इस लेसन में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो और चीजों में आप देख लोगे कि आपका जो क्या बोलते हैं डिजीज वगैरह, जैसे डिजीज में मैंने पहला क्या बोला, आपका पहाड़ों पे जाने पे ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसका क्या है, वहां पे प्रेशर ऑक्सीजन का कम नहीं होता है, इस बात को याद रखना। वहां पे RBC का अमाउंट क्यों बढ़ जाता है? सिंपल सी बात है, जितनी ऑक्सीजन उसको ही पकड़ के रख सके, ठीक है ना। दूसरी एक बीमारी होती है एम्फाइसीमा, ये लंग्स की एल्वेलाई जो होती है, एल्वेलाई नॉर्मली एल्वेलाई बढ़िया शेप की होती है, सुंदर सुंदर सी होती हैं। अब क्या होता है एम्फाइसीमिया, जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनको ये समस्या आती है। अगर हम लोग देखें तो एम्फाइसीमा के केस में क्या होता है, ये लंग्स की एल्वेलाई डिफ्यूज हो जाती है, जैसे ये एल्वेलाई है ये इस तरीके से डिफ्यूज हो गई, इनका स्ट्रक्चर बिगड़ गया, तो ये एक्सचेंज जो होता है प्रॉपर नहीं हो पाता, उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा बोलते हैं। सिगरेट स्मोकिंग ये सब करने वाले लोगों को ज्यादा ये दिक्कतें हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है प्लूरसी। प्लूरसी क्या होती है, जैसे लंग्स हो गया, ये मान लो लंग्स हो गया, लंग्स की मेम्ब्रेन क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो प्लूरल मेम्ब्रेन डबल लेयर की होती है, बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए ये लंग्स था, ठीक है, और ये प्लूरल में इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ, तो ये फ्लूइड क्या होता है, कभी इन्फेक्शन होने से फ्लूइड और ज्यादा बढ़ जाता है, तो गैसेस के एक्सचेंज में प्रॉब्लम होने लगती है, और उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरसी बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लूरसी, प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज, इन्फेक्शन होने के कारण प्लूरल फ्लूइड के बढ़ने से गैसेस के एक्सचेंज प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरसी बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एक बीमारी होती है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, हिंदी में बोलते हैं पेशा संबंधी बीमारी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ये ऐसे लोगों को होती है जो, जैसे हम लोग बात करें जो ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां मार्बल की घिसाई चल रही है, पत्थरों का काम चल रहा है, तो पत्थर के जो पार्टिकल हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं, वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज करते हैं, जिससे एक बीमारी होती है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। इसके अलावा और भी बीमारी, ब्रोंकाई में इन्फेक्शन हो जाए, ब्रोंकाइटिस कहलाते हैं। तो आप सभी डिजीज, हर चीज एकदम NCERT एकदम लाइन वाइज करके पढ़ लेना, मॉड्यूल वगैरह से भी क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है वो सब लगा डालना है, आपको 100% फुल तैयारी करा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी कोई भी चीज आपको हमसे डिस्कस करनी है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।
होगा क्या सर? एक बार सर चेक कर लीजिए, शायद बंद कर दिया। बंद हुआ नहीं हुआ? हो गया।